नागरिकता और चुनाव आयोग से जुड़ा जो अनुच्छेद 324 है ना, हाँ, ये दोनों प्रावधान बाकी संविधान से पहले ही, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। अरे, पूरा संविधान लागू होने से भी पहले? जी हाँ, पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता चुनावी प्रक्रिया की अहमियत को और उसकी तुरंत जरूरत को कितनी गहराई से समझ रहे थे। उन्होंने इंतजार नहीं किया। ये तो कमाल की बात है। मतलब देश के पूरी तरह गणतंत्र बनने से पहले ही एक निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था की नींव डाल दी गई थी। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि भारत किस रास्ते पे जाने वाला है। एकदम सही, ये दूरदर्शिता थी। और इसी सोच के तहत 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का कार्यालय औपचारिक रूप से स्थापित हो गया। ओके। और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने के लिए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। सुकुमार सेन? जी, वो एक अनुभवी आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, उस समय की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा से। उन्होंने 21 मार्च 1950 को पद संभाला। और आईसीएस का बैकग्राउंड होने का मतलब था कि उनके पास जाहिर है जटिल प्रशासनिक कामों को संभालने का अनुभव था, जिसकी इस विशाल काम में बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। और ये चुनाव आयोग सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं था, जैसा आपने इशारा किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 324 इसे एक स्थायी संवैधानिक संस्था का दर्जा देता है। अच्छा, संवैधानिक संस्था? हाँ, इसका मतलब है कि ये सरकार के अधीन नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र निकाय है, जिसे चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी शक्ति दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब चुनाव कराने वाली संस्था निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, उसे किसी का डर या दबाव ना हो। हमारे संस्थापकों ने ये बात शुरू से ही सुनिश्चित की। तो ठीक है, संवैधानिक आधार तैयार था, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी बन गया, जिसके प्रमुख एक अनुभवी प्रशासक थे। लेकिन इतने बड़े देश में जहां करोड़ों लोगों को वोट देना था, सिर्फ एक संस्था तो काफी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं किए। अच्छा, कौन से? पहला था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। ओके, 1950 वाला। हाँ। इसका मुख्य फोकस था वोट कौन दे सकता है, मतलब मतदाताओं की योग्यता क्या होगी, और सबसे जरूरी उन सभी योग्य मतदाताओं की लिस्ट यानी मतदाता सूची, इलेक्टरल रोल्स, वो कैसे तैयार की जाएगी और कैसे प्रकाशित होगी। हाँ। सोचिए, करोड़ों लोगों के लिस्ट बनाना, वो भी उस जमाने में जब न कंप्यूटर्स थे न कोई आज जैसी तकनीक। हाँ, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम रहा होगा। बिल्कुल। और दूसरा कानून, वो किस बारे में था? हाँ, दूसरा कौन सा था? वो था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अच्छा, 1951। हाँ, जहां 1950 का एक्ट मतदाता और सूची पर केंद्रित था, वहीं 1951 के एक्ट ने चुनाव की असल प्रक्रिया को, मतलब उसको परिभाषित किया। अच्छा, प्रक्रिया को? जी, इसमें सब कुछ था। उम्मीदवार कैसे नामांकन भरेंगे, चुनाव प्रचार के क्या नियम होंगे, मतदान कैसे होगा, वोटों की गिनती की प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा कैसे होगा, वगैरह वगैरह। संक्षेप में कहे तो इन दोनों कानूनों ने मिलकर भारतीय चुनावों के लिए एक विस्तृत कानूनी और प्रक्रियात्मक रोड मैप तैयार कर दिया। अच्छा। जो आज भी हमारे चुनावों का आधार है। बेशक समय के साथ उसमें संशोधन हुए हैं, पर आधार यही है। तो कानून बन गए, प्रक्रिया तय हो गई। अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर, वोट देने का अधिकार किसे मिला? क्या ये कुछ खास लोगों तक सीमित था, जैसा उस समय दुनिया के कई देशों में था शायद? यहीं पर भारत ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। ये चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धांत पर आधारित थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? हाँ, इसका सीधा सा मतलब था हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा थी, उसे वोट देने का अधिकार था। 21 साल? अच्छा, उस समय 21 थी। हाँ, उस समय 21 थी, बाद में 18 हुई। तो कोई भेदभाव नहीं, ना धर्म का, ना जाति का, ना लिंग का, ना शिक्षा का, ना संपत्ति का। हर वयस्क नागरिक का वोट बराबर। ये वाकई में क्रांतिकारी था, खासकर उस दौर में जब कई पश्चिमी देश भी, जैसे आपने कहा, महिलाओं या अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से वोटिंग अधिकार देने में हिचकिचा रहे थे। बिल्कुल।
भारत ने आजादी के साथ ही लोकतंत्र का सबसे समावेशी रूप अपनाया। बिल्कुल, ये भारत की लोकतंत्र में गहरी आस्था का प्रमाण था। ये सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, ये हर नागरिक को एक तरह से बराबरी का एहसास दिलाने की कोशिश थी। एक वोट के जरिए हर व्यक्ति देश के भविष्य निर्माण में भागीदार बन रहा था। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार था, खासकर एक ऐसे समाज में जो सदियों से ऊंच नीच और भेदभाव झेलता आया था। सही बात है। और चुनाव जीतने का तरीका क्या अपनाया गया? इतनी सारी पार्टियां थीं, उम्मीदवार थे मैदान में, तो विजेता कैसे तय होता? इसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली चुनी गई, FPTP जिसे कहते हैं। हाँ, FPTP। ये समझने में अपेक्षाकृत सरल प्रणाली है। हर चुनाव क्षेत्र से कई उम्मीदवार खड़े होते हैं। जिस उम्मीदवार को उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। ओके, सबसे ज्यादा, भले ही 50% से कम क्यों ना हो। हाँ, जरूरी नहीं कि उसे कुल वोटों का 50% से ज्यादा मिला हो, बस उसे बाकी सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिलने चाहिए। इसे सर्वाधिक मत पाने वाले की जीत भी कहा जाता है। अच्छा। संभवतः इसे इसीलिए चुना गया क्योंकि ये सीधी साधी प्रणाली थी, जिसे समझना और लागू करना उस समय की परिस्थितियों में आसान माना गया होगा। सुनने में तो ये सब बहुत व्यवस्थित और आदर्श लगता है। संविधान, स्वतंत्र आयोग, कानून, सबको वोट का अधिकार, सरल चुनाव प्रणाली। लेकिन हकीकत में इसे जमीन पर उतारना कितना मुश्किल रहा होगा। एक नया देश, इतने बड़े पैमाने पर पहला चुनाव, चुनौतियां तो पहाड़ जैसी रही होंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनौतियां अभूतपूर्व थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग कहा गया, और ये महज कहने की बात नहीं थी। जरा उस पैमाने की कल्पना कीजिए, लगभग 1730 करोड़ मतदाता। 17 करोड़ से ज्यादा? हाँ, और उनमें से करीब 85% निरक्षर थे। 85%? जी। 4500 से ज्यादा सीटें थी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को मिलाकर, जिनके लिए चुनाव होना था। 2,24,000 मतदान केंद्र बनाने थे। बाप रे। और ये सब एक ऐसे देश में करना था जो अभी अभी आजादी की उथल-पुथल से गुजरा था, जिसके संसाधन सीमित थे और जिसके पास चुनाव कराने का कोई पिछला अनुभव नहीं था। ये वाकई एक हर्क्यूलियन टास्क था। 85% निरक्षरता, ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब है कि करोड़ों लोगों को तो ये समझाना भी एक चुनौती रहा होगा कि वोट क्या होता है, क्यों देना है और कैसे देना है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है कि इस चुनौती से कैसे निपटा गया होगा। यही तो सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी। मतदाता सूची तैयार करना ही अपने आप में एक विशालकाय काम था। हाँ, वो तो आपने बताया ही। चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी बहुत से योग्य मतदाता, खासकर महिलाएं, वो सूची में शामिल होने से रह गई। अच्छा, क्यों? कई जगहों पर महिलाओं ने अपना नाम बताने की बजाय खुद को फलां की मां या फलां की पत्नी के रूप में दर्ज करा दिया। अरे! चुनाव आयोग ने ऐसे करीब 28 लाख एंट्रीज को खारिज कर दिया और दोबारा सही नाम दर्ज करने को कहा। ये दर्शाता है कि सामाजिक रीतियां भी एक बड़ी चुनौती थीं। और इसके अलावा लोगों की अपनी समझ और भागीदारी का मुद्दा भी रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। आम मतदाताओं में चुनाव प्रक्रिया को लेकर काफी हद तक अज्ञानता और उदासीनता थी। कई लोगों के लिए वोट देने का विचार ही बिल्कुल नया था। सही बात है। उन्हें ये समझाना कि उनका एक वोट मायने रखता है, ये एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर मतदाता शिक्षा अभियान चलाने की जरूरत थी, जिसके लिए संसाधन और समय दोनों सीमित थे। और राजनीतिक दल, क्या वो इस प्रक्रिया में कुछ मदद कर पाए? राजनीतिक दल भी ज्यादातर नए थे या फिर विभाजन के बाद खुद को नए सिरे से संगठित कर रहे थे। हाँ, ये भी था। उनके पास भी जमीनी स्तर पर उतना मजबूत संगठन या अनुभव नहीं था कि वे हर मतदाता तक पहुंच सके और उन्हें जागरूक कर सकें। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, जिनके पास स्वतंत्रता आंदोलन का एक स्थापित नेटवर्क था, ज्यादातर पार्टियां अभी अपनी जड़ें जमा ही रही थीं। अच्छा। एक और अहम बात थी प्रशासनिक मशीनरी की। हाँ। केंद्र में तो अनुभवी लोग थे, लेकिन कई राज्यों और रियासतों में जो सरकारी कर्मचारी थे, वो चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। उनके पास ना अनुभव था, ना कई जगह पर्याप्त व्यवस्था। उन्हें ट्रेनिंग देना, उनसे काम करवाना, ये सब भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौतियां थीं। इन सब वजहों से मतदाता सूची बनाना, मतदान केंद्र स्थापित करना और पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करना बेहद जटिल काम बन गया था।
इन तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद चुनाव हुए। ये अपने आप में एक उपलब्धि थी। बिल्कुल। तो मैदान में कौन कौन था? कितनी पार्टियां थीं? हाँ, चुनाव हुए और काफी हद तक सफलतापूर्वक हुए, जो भारतीय लोकतंत्र की इच्छा शक्ति का प्रमाण है। लोकसभा सीटों के लिए पहले आम चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। 53 पार्टियां? जी, चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि इनमें से 14 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था। अच्छा, 14 राष्ट्रीय दल। हाँ, इनके अलावा एक बहुत बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। निर्दलीय भी? हाँ, ये दिखाता है कि शुरुआत से ही भारत का राजनीतिक परिदृश्य कितना विविध और बहुआयामी था। और चुनाव क्षेत्रों के बारे में कुछ जानकारी है? क्या सभी एक जैसे थे? हमारे स्रोतों के अनुसार उस समय निर्वाचन क्षेत्रों को अलग-अलग तरीके से संरचित किया गया था, शायद आबादी या भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। कुछ सिंगल मेंबर क्षेत्र थे जहां से एक प्रतिनिधि चुना जाना था, और कुछ मल्टी मेंबर क्षेत्र भी थे। अच्छा, मल्टी मेंबर भी। हाँ, जहां से एक से ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते थे, जिनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल थीं। ये व्यवस्था भारत की सामाजिक विविधता को प्रतिनिधित्व देने की एक कोशिश थी। अब आते हैं प्रक्रिया की निष्पक्षता पर। इतनी निरक्षरता और अनुभवहीनता के बीच ये कैसे सुनिश्चित किया गया कि चुनाव साफ सुथरे हों, कोई किसी और का वोट ना डाल दे या एक ही आदमी बार बार वोट ना कर दे? इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीका अपनाया गया, जो आज भी भारतीय चुनावों की पहचान है: अमिट स्याही। इंडेलिबल इंक। हाँ, वो स्याही। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है इसका मकसद और इसकी सफलता। जैसे ही कोई मतदाता वोट डालता, उसकी उंगली पर एक खास स्याही का निशान लगा दिया जाता था। ये स्याही ऐसी थी जिसे तुरंत मिटाना लगभग नामुमकिन था। इसका सीधा उद्देश्य था प्रतिरूपण, यानी इम्पर्सनेशन, या कह लीजिए फर्जी मतदान को रोकना। हाँ, ताकि कोई दोबारा वोट ना कर सके। बिल्कुल। ये एक स्वदेशी समाधान था जिसे माइसोर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ने चुनाव आयोग के लिए विकसित किया था। ये दिखाता है कि कैसे भारतीय चुनौतियों के भारतीय समाधान खोजे गए। ये वाकई दिलचस्प है। एक छोटी सी चीज, लेकिन कितनी असरदार। तो महीनों तक चली इस विशाल प्रक्रिया, इतनी पार्टियों और उम्मीदवारों की भागीदारी के बाद आखिर नतीजे क्या रहे? कौन सी पार्टी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरे? नतीजे बहुत हद तक अपेक्षित थे, लेकिन उनका पैमाना काफी बड़ा था। लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने लगभग 489 सीटों में से 472 पे चुनाव लड़ा और शानदार प्रदर्शन करते हुए 364 सीटें जीती। 364 मतलब जबरदस्त बहुमत। हाँ, ये कुल सीटों का लगभग 74% था। उन्हें कुल वोटों का लगभग 45% मिला। अच्छा, वोट 45%, लेकिन सीटें 74%। जी, ये दिखाता है कि FVTP प्रणाली में कैसे कम वोट प्रतिशत पर भी भारी बहुमत मिल सकता है। यानी आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली पार्टी पर लोगों ने अपना जबरदस्त भरोसा जताया। बिल्कुल। और राज्यों के चुनावों का क्या हाल रहा? वहां भी ऐसा ही था? राज्य विधानसभा चुनावों में भी कहानी कमोबेश यही रही। कांग्रेस ने लगभग सभी राज्यों में भारी बहुमत हासिल किया। अच्छा। कुछ अपवाद थे, जैसे त्रावणकोर, कोचीन, आज के केरल का हिस्सा, या मद्रास और उड़ीसा में, जहां विपक्षी दल थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर पाए, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का दबदबा पूरे देश में कायम हो गया। इन परिणामों ने भारत की शुरुआती राजनीति की दिशा तय कर दी। केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होने से एक तरह की राजनीतिक स्थिरता आई। हाँ, ये तो हुआ होगा। जिसने नेहरू के नेतृत्व में देश की शुरुआती नीतियों और योजनाओं को लागू करना आसान बनाया। तो इसका क्या मतलब निकलता है? यही कि मतदाताओं ने स्थिरता और जाने पहचाने नेतृत्व को प्राथमिकता दी और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का सम्मान किया। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी कवायद को समेटें तो कुछ बातें साफ उभरती हैं। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान, खासकर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और वो 2 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, इन्होंने एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा खड़ा किया। ये नींव थी। दूसरा, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का साहसिक कदम, जिसने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, और फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, जिसने चुनाव प्रक्रिया को सरल रखा। ये भागीदारी और परिणाम का तरीका बना। तीसरा, हमें उन विशाल चुनौतियों को नहीं भूलना चाहिए। करोड़ों निरक्षर मतदाता, मतदाता सूची की जटिलताएं, दलों और सरकारी मशीनरी की अनुभवहीनता, सामाजिक बाधाएं। हाँ, वो सब। ये सब वास्तविक मुश्किलें थीं, लेकिन अमिट स्याही जैसे व्यवहारिक समाधानों
और हजारों चुनाव कर्मियों की मेहनत ने इन बाधाओं को पार करने में मदद की। और अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारी जीत, जिसने देश को एक मजबूत और स्थिर सरकार तो दी, हालांकि इसने एक मजबूत विपक्ष की कमी भी पैदा की, जिसके अपने दीर्घकालिक प्रभाव हुए होंगे। सही कहा। तमाम भविष्यवाणियों और आशंकाओं को झुठलाते हुए भारत के पहले आम चुनावों का सफल आयोजन सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक सफर का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र सिर्फ पश्चिमी देशों की बपौती नहीं है, बल्कि भारत जैसी विशाल, विविधतापूर्ण और जटिल परिस्थितियों में भी जड़ें जमा सकता है। ये समझना हम सब के लिए जरूरी है कि भारत की लोकतांत्रिक यात्रा कितनी चुनौतियों से भरी रही है और इसकी नींव कितनी मजबूती से रखी गई थी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे वर्तमान की बुनियाद है। सही बात। ये हमें याद दिलाता है कि वोट का अधिकार कितने संघर्ष और दूरदर्शिता से हासिल हुआ है। और अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। हाँ, बताइए। हमने बात की कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को उसकी सरलता के कारण शायद चुना गया। लेकिन क्या इस प्रणाली ने, जहां कम वोट प्रतिशत पर भी भारी बहुमत मिल सकता है, भारत के विविध समाज के सभी वर्गों और विचारों को हमेशा पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर किसी और चुनाव प्रणाली जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कोई रूप भारत के बहुदलीय और विविध समाज के लिए ज्यादा उपयुक्त होता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एकेडमिक और राजनीतिक हलकों में आज भी लगातार मंथन चलता रहता है।